नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। देश भर में हर रोज वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर रोज नए विवाद सामने आते रहते हैं। ताजा मामला उत्तरी कर्नाटक के विजयपुर जिले का है, जहां होनवाड़ा गांव में किसानों की 1200 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, और जिसके बाद विवाद गहरा गया है। हालांकि किसानों ने जब इस मामले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मामले को उठाया, तो अब कर्नाटक सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया है। कर्नाटक सरकार ने एक दो नहीं बल्कि 2 के 3 मंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि होनवाड़ा गांव में सिर्फ 11 एकड़ जमीन ही वक्फ की है और सरकार का इरादा किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने का नहीं है, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे ठीक किया जाएगा। यू टर्न पूरी तरह से कर्नाटक सरकार का। और राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि गजट नोटिफिकेशन में गलती की वजह से ऐसा हुआ। वहीं किसानों का आरोप है कि बिना उन्हें बताए रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव कर रातों रात वक्फ का नाम जोड़ने का काम हुआ है। तो कर्नाटक में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरगोड़ा ने माना है कि तहसीलदार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बिना कोई पूर्व सूचना जारी किए 41 संपत्तियों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट किए हैं, और कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए जिला आयुक्त के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ऐसी गलती हुई क्यों, और इसके पीछे कर्नाटक सरकार की मंशा आखिर क्या थी। बताएंगे इसका भी पूरा सच, लेकिन पहले सुनिए कि इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है। वन्नाड़ा विलेज में जो है टोटल हमारी 11 एकड़ है, उसके अंदर 10 एकड़ खबरस्तान है और बचत का जो 1 एकड़ के अंदर जो है ईदगाह और मस्जिद है। वो छोड़ के हमारी जगह है ही नहीं, और ना एक जन को भी नोटिस इशू करा। ये जानबूझ के पॉलिटिकल उन लोग एक ये करने, बेनिफिट लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। Today, the farmers of Karnataka are suffering. They do not know if their land belongs to them or is already taken over by the Waqf board. And Zameer Ahmad is doing a fine job. He travels to different districts and instigates people to illegally take over the property of various farmers in the name of Waqf. The BJP will stand with the people of Karnataka and with the farmers of Karnataka. We have already formed a committee which will go into the various details of how the case in Vijaypura has come up, as well as all over the state. A new political narrative is being built up. They are staring at the face of defeat in all 3 constituencies. So BJP's polarization is at its best. मुस्लिम लोगों को अच्छा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को हमारे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम किया बोल के उनको समझ में लाने के लिए ऐसा साजिश ये गवर्नमेंट ने किया है। वक्फ असेट क्या बोल रहा है? पूरा किसान का जमीन है, हमारे हिंदू टेम्पल्स का जमीन है, वो कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये विषय लेकर पूरा स्टेट में एक जबरदस्त आंदोलन हम करते हैं। तो खास बात है कि इस महीने की शुरुआत में विजयपुरा में किसानों को उनकी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी थी कि अगर उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड को सौंपी गई तो उनके पास जीविका चलाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। और कई किसान नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस ऐसे काम करके एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए वो ये सब काम कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर जिले के टिकोटा तालुक के होनवाड़ा गांव के करीब 41 किसानों को हाल ही में वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भेजा गया, जिसमें यह दावा किया गया कि उनकी 1200 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और किसानों को नोटिस भेजे गए जिसमें कहा गया था कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन आती है और यह पूरी तरह से वक्फ की संपत्ति है।
हालांकि किसानों का कहना था कि उनके गांव में इस नाम की कोई दरगाह ही नहीं है और ये जमीन उनके परिवारों की पुश्तैनी संपत्ति है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि इस मामले में वक्फ की भूमिका जो है वक्फ बोर्ड की संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि किसानों की जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रातों रात वक्फ का नाम जोड़ने का काम हुआ है, और जबकि पहले रिकॉर्ड में वक्फ का नाम नहीं था। और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का आरोप है कि 3 हफ्तों में 44 प्रॉपर्टीज जो थी उनके भूमि रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड का नाम शामिल किया गया है और इस प्रक्रिया में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई। कर्नाटक में ये इंश्योर किया कि गरीब किसानों की जमीन को वक्फ कब्जा कर सके। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके शासन में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है। ये साबित हो चुका है कि जैसे 2013-14 में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की कई जमीनों को 100 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ को दे दिया था, इस बार कर्नाटक के अंदर वो गरीब किसानों की जमीन को वक्फ को दे रही है। कांग्रेस के लिए प्रिय किसान नहीं, उसके तुष्टीकरण वाला वोट बैंक है, इसीलिए कांग्रेस मॉडर्न मुस्लिम लीग है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक वक्फ बोर्ड को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके पीछे की राजनीति समझिए। मोदी सरकार जब से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आई है तब से इसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भी आए दिन हंगामा होता है। यहां तक कि 22 अक्टूबर को ही जेपीसी की एक अहम बैठक में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय पर कांच की बोतल फेंक दी थी। और सोमवार को भी विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी से वॉकआउट कर दिया। और कुल मिलाकर कांग्रेस हो या ममता की टीएमसी, अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो या लालू यादव की आरजेडी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की डीएमके भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। आइए जानते हैं कि विपक्ष के विरोध का पूरा सच है क्या। दरअसल वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाए गए बिल का सबसे ज्यादा विरोध ममता बनर्जी की टीएमसी कर रही है और इस विरोध के पीछे का पूरा सच है मुस्लिम तुष्टीकरण। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं और एक अनुमान के मुताबिक संख्या और बढ़ चुकी है जो टीएमसी का वोट बैंक माने जाते हैं मुसलमान। और बंगाल में 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, यानी अच्छा खासी वक्फ संपत्तियां हैं। इसलिए सरकार जो है टीएमसी की जो है वो उसके ऊपर आरोप रखते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की और वक्फ बोर्ड का समर्थन करने की। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विरोध की भी यही वजह है। यूपी में करीब करीब मुस्लिम आबादी वो जो है वो 19% के आसपास है और यूपी में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और यहां पर 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। अब चलते हैं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी को वक्फ की इसलिए इतनी चिंता है क्योंकि उनके राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोट बैंक है जो परंपरागत रूप से लालू जी के जमाने से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की अगर राजनीति को समझे तो केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो और या फिर असम हो, यहाँ के मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं। एक बड़ा हिस्सा इनका जो है वोट का, मुस्लिम वोट का, वो कांग्रेस को मिलता है और यही वजह है कि कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता वक्फ बोर्ड के पुराने ढर्रे पर चलने की वकालत करता है। और इस वजह से जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया था तो विपक्षी सांसदों के विरोध का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि कई सांसदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा था कि कई वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है, लेकिन वे अब पार्टी के दबाव में विधेयक का विरोध उन्हें करना पड़ रहा है। जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है। आपको यह पूरा सच जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तब होती थी, उसने देश की राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दिया था। इतना ही नहीं, 2022 में एक आरटीआई से पता चला था कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री
केजरीवाल की सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से ज्यादा का सार्वजनिक धन दिया है। लेकिन पहले से ही इतनी दौलत होने के बाद भी देश भर के वक्फ बोर्ड आए दिन नई नई संपत्तियों पर दावा ठोकते रहते हैं। यहां तक कि वक्फ बोर्ड की नजर से ताजमहल तक भी नहीं बचा। वक्फ बोर्ड ने साल 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसे एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और 2018 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसे आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि ये कौन विश्वास करेगा कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति हो, और वक्फ बोर्ड शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा भी पेश नहीं कर पाया था। और कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड का मानने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, देश के 120 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के बीच विवाद चल रहा है। यहां पर दावा करता है वक्फ बोर्ड या उनकी संपत्ति होने का। और सितंबर 2022 में तमिलनाडु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर पर दावा ठोक दिया था। और इतना ही नहीं, इस मंदिर के साथ साथ पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और इसी तरह से केरल की जो व्यावसायिक राजधानी कोच्चि जिसे कहा जाता है, उसका एक उपनगर है मुन्नमम। यहाँ पर मछुआरों का एक गांव चेराई के नाम से है। इसे पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। और गांव के लगभग 610 परिवार पलायन के डर में आज भी जी रहे हैं। और गांव के लोग कानूनी विवाद में फंसने के कारण 2022 से ना तो अपनी जमीन पर कोई वो ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, और ना ही वो इसे बेच सकते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के 5 स्टार मैरियट होटल को भी अपनी संपत्ति करार दिया था। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण है। अब आप असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल को सुनिए, जिन्होंने हाल ही में दावा किया कि संसद भवन भी वक्फ की जमीन पर बना है। हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। तो बदरुद्दीन अजमल की माने तो किसी भी जगह पे रुमाल रख दो, वो जगह जो है वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो जिस वक्फ संपत्ति को लेकर इतने विवाद हैं, उसका प्रबंधन कौन करता है? भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की व्यवस्था की है। और देश की सभी वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया कर रहा है। आपको यह आंकड़ा हैरान कर सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति किसी मुस्लिम आबादी वाले देश में नहीं है, बल्कि भारत में है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि तुर्की हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, टूनीसिया हो और इराक हो, ऐसे इस्लामी देशों में भी वक्फ बोर्ड का प्रचलन है ही नहीं। लेकिन भारत में इसकी व्यवस्था है। और देश में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में इस समय वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,336 अचल संपत्तियां हैं। और वक्फ बोर्ड के पास 16,713 चल संपत्तियां भी हैं। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों की जो अनुमानित कीमत है वो है 1,02,000 करोड़ रुपए। और राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में शिया और सुन्नी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। और उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,17,161 संपत्तियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। और यूपी के बाद सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में, जहां 80,480 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। और इसके बाद पंजाब में 75,965, तमिलनाडु में 66,092,
और कर्नाटक में 62,830 वक्फ संपत्तियां हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर जुड़ी हुई है हरियाणा चुनाव से, जहां इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि जब नतीजे आ रहे थे तब चुनाव आयोग धीमे गति से नतीजे जारी कर रहा था, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जांच की है उसमें कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद पाया गया है और साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं, ऐसा चुनाव आयोग ने दावा किया है। और 1600 पन्नों में अपना जवाब कांग्रेस को चुनाव आयोग ने दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डीडी न्यूज के संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, पूरी खबर क्या है? हाँ देखिए प्रखर, ये मसला जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम आना शुरू हुए तो आयोग के समक्ष कांग्रेस की जब हार की स्थिति बनी तो उसके बाद उन्होंने ये जो मतगणना थी वो पूरी होने से पहले ही आरोपों के सिलसिले शुरू कर दिए थे। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया था कि आयोग आंकड़े जो है बहुत धीमे डाल रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही है। तीसरा कहा गया कि बाद में जब आरोपों के सिलसिले में कहा गया कि जो बैटरी है, कुछ बैटरीज की 99% शो कर रही है और कहीं कहीं पर टेम्परिंग की आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि मशीनें बदली गई। तो ये जो तमाम आरोप थे, इस बार कांग्रेस ने अपने आरोपों की एक झड़ी लगा दी थी और इन सबको लेकर आयोग ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस बार पूरी जांच, और जैसे कि हमने देखा था कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के जो तारीखों के लिए, तो उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि हम इस बार ऐसा जवाब देना चाहते हैं ताकि ये बार बार जिस तरीके से आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिसमें अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की एक कोशिश की जाती है। तो जैसे कि आपने भी बताया ये बेहद विस्तृत जवाब है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत विस्तृत जवाब कांग्रेस को दिया गया है। चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों के अंदर 1600 पन्नों का जवाब भेजा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इन 1600 पन्ने के जवाब को पढ़ेगी या जो उसकी पुरानी आदत है आरोप लगाओ और भाग जाओ, या इसी लाइन पर वो काम करती रहेगी। तो आइए वापस लौटते हैं पूरा सच के इस खास कार्यक्रम में जहां पर हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। आइए अब आपको बताते हैं कि वक्फ के मायने क्या हैं और वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहराव, ठहरना। और वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत खास तौर से मजहबी उद्देश्य के लिए समर्पित है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम के नाम पर दान करते हैं और इस संपत्ति के लिए माना जाता है कि ये अब संपत्ति अल्लाह की हो चुकी है और अब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी एक बार जो संपत्ति वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या रहा है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। तब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की ज़मीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। और तब कई लोगों का ये आरोप था, ये विरोध था कि ये संपत्तियां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ हिंदुओं की संपत्तियों को भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनके बीच बांट दिया था, इसलिए भारत में भी ऐसा होना चाहिए। यानी पाकिस्तान गए मुसलमानों ने भारत में अपनी संपत्ति वक्फ कर दी और पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं की संपत्ति को वहां की सरकार से प्राप्त कर लिया, लेकिन भारत के मुसलमानों की जो संपत्ति थी उसे वक्फ कर दिया गया, उसे हिंदुओं को नहीं दिया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर असली विवाद हुआ 1995 में, जब नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया। इस संशोधन में नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई, जैसे कि वक्फ एक्ट 1995 का जो सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी मकसद के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी या चैरिटेबल उसको मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि ये ज़मीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। और बाद में वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जो संशोधन पेश किए गए उसमें वक्फ बोर्ड को इससे संबंधित मामलों में असीमित
पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई और 2013 में वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने के असीमित शक्तियां देने के साथ साथ अधिनियम में संशोधन किया गया जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही सबसे बड़ा विवाद है पुराने बिल को लेकर। और वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी विचार कर रही है, जिसमें आए दिन बहस और लड़ाइयां होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि संशोधन विधेयक के जरिए मोदी सरकार ने नए जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है उसमें कौन कौन से बदलाव का प्रस्ताव किया है। संशोधन विधेयक के मुताबिक वक्फ को ऐसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान दे सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करता हो और जिसका संबंधित जमीन पर मालिकाना हक हो। विधेयक के मुताबिक वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी और अनिश्चितता की स्थिति में क्षेत्र का कलेक्टर, जो जिले का कलेक्टर होगा, मालिकाना हक का फैसला करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। और प्रस्तावित संशोधन के तहत सर्वेक्षण आयुक्त जो वक्फ बोर्ड के होते थे, सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के पास मौजूदा वक्फ की जमीन का सर्वे करने का अधिकार को अब वापस ले लिया गया और उनकी जगह ये जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर को दे दी गई है। और केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्ग से एक प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है, यानी सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। और साथ ही अगर राज्य में बोहरा समुदाय और आगा खानी मुस्लिम समुदाय के वक्फ हैं तो उनके भी एक सदस्य वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। और नए संशोधनों के तहत बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की बात भी कही गई है और वक्फ का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा और मुतवल्ली यानी वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वालों को अपने खातों की जानकारी देनी होगी और किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का जो अधिकार था अब वो वापस ले लिया गया है नए संशोधन के मुताबिक। और नए प्रस्ताव के अनुसार 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो 2 सदस्यों तक उसे सीमित कर दिया गया है, लेकिन अब इस ट्राइब्यूनल के फैसलों को अंतिम नहीं माना जाएगा जिससे पहले माना जाता था और 90 दिनों के अंदर ट्राइब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये है बदलाव। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांग्रेस ने कैसे की सरदार पटेल की अनदेखी, जैसा कि आरोप गृह मंत्री ने लगाया है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra, Maharashtra, it's a hit. Maharashtra Tourism. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस को चुभ सकता है। अमित शाह ने कहा है कि सरदार पटेल के प्रति जो कांग्रेस का व्यवहार था वो ठीक नहीं था और देश के प्रति महान योगदान को जो सरदार पटेल का था उसे कम करके दिखाने के प्रयास किए गए हैं कांग्रेस द्वारा और उन्हें लंबे समय तक भारत रत्न से वंचित रखा गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की जयंती से पहले रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए
ये बात कही। अमित शाह के इस पूरे आरोप का पूरा सच क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उनका ये पूरा बयान। सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया है। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी का आरोप लगाया। वो काफी गंभीर है। भारतीय राजनीति में बहुत समय से इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का गुणगान किया और सरदार पटेल जैसे आजादी के बाकी योद्धाओं को भुला दिया। दरअसल इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये पूरा सच पाते हैं कि सरदार पटेल की मृत्यु के साथ ही उनकी अनदेखी की शुरुआत हो गई थी। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य सरदार पटेल की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुंबई जाएं। और इस बात का पूरा सच सामने आता है तत्कालीन नेहरू सरकार के मंत्री के.एम. मुंशी की किताब पढ़ने के बाद। मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 290 पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए। मुंशी लिखते हैं कि जब सरदार का मुंबई में निधन हुआ उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाएं। मुंशी आगे लिखते हैं कि मैं उस समय मुंबई के पास माथेरान में था। एन.वी. गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा और बी.पी. मेनन भी नेहरू के निर्देशों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में उन्होंने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई ना जाएं। ये ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार नहीं किया। और मुंशी आगे लिखते हैं कि दाह संस्कार में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण शख्सियतों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी और पंत जी थे और मैं भी वहां था। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।